आज टॉपिक हमने डिस्कस करना यह है डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़, या फिर इसको बाद दफ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम कह देते हैं, बाद दफ़ा ये कह देते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज़ की जगह पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो क्या, करैक्टरिस्टिक्स, CHARACTER, करैक्टरिस्टिक्स। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर देखो तो काफ़ी दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। बेसिकली यहाँ पे कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम याद रखिएगा क्या होता है कि वो हालत जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। देखिए कहाँ पे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहला जो हमारे पास चीज़ है ना, वो कहता है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम को सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में अटेन किया जा सकता है। इट इज़ अटेन इन क्लोज सिस्टम, इस चीज़ को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेके एक फ्लास्क में इसको करूं गर्म और ऊपर से ओपन रहे, जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करोगे तो हमारे पास दो चीज़ें बनेगी। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद दो चीज़ें बन रही होती है, कौन कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इसको ऊपर से ओपन रखोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, मतलब सिस्टम क्लोज होना चाहिए, ना ही उस सिस्टम में बाहर की तरफ कोई चीज़ जाए और ना ही उसके अंदर कोई बाहर से चीज़ आए, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन होगा, वरना इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी कहता है जी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। रिएक्शन does not stop, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। होता क्या है, ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक बात मैंने और भी बता रखी थी, फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ रिएक्शन जाता है और बैकवर्ड पीछे की तरफ आता है। मतलब अगर आप यहाँ लिखना चाहें बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो बात गलत नहीं, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट होगा। देखो हमने हमेशा ना बात यही की है जब से स्टार्ट किया हुआ है ये चैप्टर, हम रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं आप रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट से स्टार्ट करो। आप प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट से भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। मतलब आप प्रोडक्ट शुरू में लो 100, तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होंगे, पहले रिएक्टेंट में, तो उस पर रिएक्टेंट होगा 0। जब ये 90 होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10। जब ये 80 होंगे, बच्चे याद रखिएगा जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे नीचे 80 फिर 80 आना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि इक्विलिब्रियम क्या आ गया है, अटेन हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 50-50 पे 40-60 पे यहीं पे इक्विलिब्रियम, बाद दफ़ा 10 पे आकर ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। किसी भी लम्हे पे इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, सही है। तो ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, कहते हैं हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं रिएक्टेंट वाली साइड से भी और प्रोडक्ट वाली साइड से भी। ये नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम को हासिल किया जाता है इन बोथ डायरेक्शन या इन बोथ साइड्स, दोनों साइडों से हम हासिल कर सकते हैं। वो आपका रिएक्टेंट वाली साइड से भी हो सकता है और प्रोडक्ट वाली साइड से भी हो सकता है। मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट वाली साइड से भी हो सकता है और प्रोडक्ट वाली साइड से भी हो सकता है। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कहता है इक्विलिब्रियम पे जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने प्रोडक्ट होते हैं। देखो ये 80 फिर 80 फिर 80, ये 20 ये 20 ये 20 फिर 20। मतलब कहता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो तब्दील नहीं होती। जो कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आ गया
उसी कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम रहेगा। सही है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, क्या? इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड प्रोडक्ट को P से रिप्रेजेंट करूंगा, इज नॉट चेंज। हत्ता के कलर वगैरह, इवन कलर, डेंसिटी ETC आर आल्सो कांस्टेंट, आर आल्सो कांस्टेंट। हत्ता कि ये वाली चीज़ें चंद एक भी कांस्टेंट ही रहती हैं। ये बात होगी। अब इसके बाद कहता है जी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी किया जा सकता है और डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा फिर अटेन किया जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल सी इक्विलिब्रियम की एग्जांपल दे देता हूँ, शायद इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि क्या मतलब डिस्टर्ब करने से। देखो इक्विलिब्रियम के आप इससे मुशाबत काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 टैंक हैं, ये 2 टैंक, इन दोनों टैंकों का ना मैंने इस तरह आपस में जोड़ दिया है। ये क्या किया है? इन दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ रखा है, ये सही है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। और सपोज कर लो इस टैंक में आप इससे काफ़ी ज़्यादा मुशाबा दे सकते हो, किस रिएक्शन को? रिवर्सिबल रिएक्शन को। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट, सॉरी ये रिएक्टेंट और ये क्या हमारे पास? प्रोडक्ट। अच्छा, इस साइड में अगर मैं पानी डालता हूँ, पानी हमेशा अपना लेवल क्या रखता है? बरकरार रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। सही है, अपना लेवल को हमेशा क्या रखेगा? बरकरार रखेगा। अच्छा, अब अगर मैं अब क्या करूँ, रिएक्टेंट वाली साइड पर और पानी डाल दूँ तो क्या होगा? जहाँ पानी वक्ती तौर पर ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जहाँ से पानी मूव करता करता इस साइड की तरफ जाएगा, उस बार फिर बराबर हो जाएगा। अब इस साइड पे पानी डालो, वक्ती तौर पे प्रोडक्ट वाली साइड पे चीज़ ज़्यादा होगी, लेकिन वो फिर क्या हो जाएगी? पीछे की तरफ आ जाएगी, और दोनों फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। से मतलब वो कहता है हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके दोबारा फिर इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। अब डिस्टर्ब किस तरह किया जा सकता है? आप रिएक्टेंट ऐड कर दो, आप उसका वॉल्यूम चेंज कर दो, आप उसका प्रेशर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो। इन तरीक़ाकार से आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम जैसे डिस्टर्ब होगा दोबारा फिर अपने आप को अटेन कर लेगा। तो यही बात हाँ यहाँ पे लिखी हुई है, इक्विलिब्रियम कैन बी कैन डिस्टर्ब एंड अगेन, और दोबारा फिर क्या कर रहे थे? अगेन इट अटेन, ये हासिल कर लेता है, इट अटेन इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्टर्ब करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बच्चे? डिस्टर्ब करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सी बात लिखूंगा बच्चे, आप प्रेशर का यूज़ कर सकते हो, आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो, आप टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हो, और लास्ट में कंसंट्रेशन, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दिए कंसंट्रेशन के मिकदार के हवाले से, कंसंट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर में ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत दफ़ा आ चुका है। जैसा लिख लेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत दफ़ा पास्ट पेपर में आ चुका है। अच्छा, अब लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर बात की जाए तो इसको पहले नंबर पे किन साइंसदानों ने दिया, सेकंड नंबर पे किस साल में, वहद ये पूरी बुक के अंदर सन है जो पास्ट पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ चुका है। मतलब इनको देने वाले साइंसदान थे गोल्डबर्ग एंड वेग। क्या नाम है? गोल्डबर्ग एंड वेग गिव लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को देने वाले साइंसदान गोल्डबर्ग और वेग थे। इसके बाद कब दिया? ये सन याद रखिएगा, ये सन पास्ट पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ चुका है, 1869।
69 ये पास्ट पेपर में एमसीक्यू तौर पे आ चुका है। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैंने मैट्रिक की थी ना, उस साल ये वाला सन आया था 1869। सही है, तो वहाँ ये वाला सन है पूरी बुक के अंदर जो पेपर में आ चुका है, इसके अलावा कोई। और मज़े की बात बताऊँ, ये सन यहाँ पे कुछ और लिख रहा है, आप फर्स्ट ईयर की बुक निकाल के देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 है, वहाँ पे लॉ ऑफ मास सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे सन कुछ और है। मज़े की बात ये है। सही है, तो लेकिन हमने अपनी बुक को फॉलो करना है। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन याद रखिएगा किन रिएक्शन के लिए था बच्चे। पहले नंबर पे याद रखिएगा इसका मकसद क्या था लॉ ऑफ मास सेक्शन का। भाई लॉ ऑफ मास सेक्शन का मकसद था रिएक्शन की स्पीड को चेक करना। क्या चीज़? रिएक्शन स्पीड चेक करना, ये इसका मकसद था। और इस लॉ ऑफ मास सेक्शन किन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल था? तो ये था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। रिवर्सिबल, और ये आपका मार्केट्स के अंदर या फिर आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। मतलब जहाँ पे खाद वगैरह बनती है ना, वहाँ पे नाइट्रोजन, ये अमोनिया बनाते हैं, उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हमारे पास बनती है अमोनिया। अमोनिया खाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही है, तो ये क्या बनाती है हमारे पास? अमोनिया। अब ये कितनी देर में, अगर हम हाइड्रोजन 100 किलोग्राम डाल दें और नाइट्रोजन भी 100 किलोग्राम डाल दें, तो ये कितनी देर में कितनी अमोनिया बनेगी? ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कितनी देर में कितनी अमोनिया बनेगी, ये सारी चीज़ें कहाँ पर डिस्कस करेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का बेसिकली मकसद यही था कि रिएक्शन की स्पीड को चेक कर लिया जाए, कितनी देर में रिएक्शन मुकम्मल होगा। जिस देर में रिएक्शन मुकम्मल होगा, प्रोडक्ट निकाल के बाद दोबारा फिर उसमें रिएक्शन डाल देंगे, फिर रिएक्शन मुकम्मल होगा, प्रोडक्ट निकाल के दोबारा फिर रिएक्शन डाल देते हैं। ये काम करता वहाँ पर चलता रहता है। सही है, तो इस लॉ के मुताबिक एक सिंपल सी बात कही गई। मैं सिंपल सी बात यहाँ पे लिखूँगा, क्या बात थी, किस बात को इसने एक्सप्लेन किया। कहता जी, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to the product of active masses of reactant। ये इसकी बेसिकली मेन स्टेटमेंट थी। बच्चे मैंने यहाँ पे रेट वर्ड लिखा, रेट को उर्दू में कहते हैं शरह। शरह को मैं आम ज़बान कहूँ ना बच्चे, स्पीड कह सकते हैं आप समझने के लिए। सही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? रिएक्टेंट के। मतलब मेरे पास दो तरह के रिएक्टेंट है। मेरे पास पहली दफ़ा मैंने लिए कम रिएक्टेंट, ये ले लिए। एक दफ़ा मैंने लिए काफ़ी सारे रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की मिकदार मैंने ले ली ज़्यादा। मैं सपोज करता एक दफ़ा 1 किलोग्राम ले लेता हूँ, एक दफ़ा 10 किलोग्राम ले लेता हूँ। कहता इन दोनों रिएक्शन में स्पीड रिएक्शन की जो होगी, इसकी कम होगी और इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि जितने रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उतनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन की स्पीड होगी। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ पे लिखी, वो है एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैसेज क्या होते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा इस साइड पे। बच्चे मैं कहता हूँ, सपोज करता हूँ ये मेरे पास हाइड्रोजन, मैं सपोज कर रहा हूँ, चलो ये आयोडीन है, ये क्या है मेरे पास? आयोडीन I2 है, और ये मेरे पास हाइड्रोजन है H2। अब इनके मिलने से मेरे पास बनता है HI। क्या बनेगा? HI। 1 2 3 4। चलो जी, अब इसके साथ HI किस तरह बनेगा? एक हाइड्रोजन आके इन सब के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। सही है, और एक हाइड्रोजन वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। अगर अब बेसिकली देखा जाए, ये हमारे पास है रिएक्टेंट दोनों के दोनों, ये क्या हमारे पास? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में चेक करो प्रोडक्ट कितने बने, 1 2 3 4, बाकी तो वही है। देखो अब बेसिकली इस रिएक्शन में कितना पार्ट रिएक्टेंट का यूज़ हुआ, अगर देखा जाए तो 2 ये तो 2 ये, इतना हिस्सा रिएक्शन का यूज़ हो रहा है, रिएक्टेंट का यूज़ हो रहा है। ये रिएक्टेंट मिलके ये वाला क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। इतना हिस्सा रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सही है, तो अब यहाँ पे देखो, जितना हिस्सा किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का यूज़ हो उसको कहते हैं एक्टिव मैसेज। क्या कहते हैं? एक्टिव
मैस, ये बेसिकली इस रिएक्टेंट का एक्टिव मैस है। ये वाली चीज़ रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, ये वाला भी और ये वाले 3 मॉलिक्यूल भी ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। जितने रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको नाम देंगे एक्टिव मैसेज का। क्या नाम देंगे? पता चल गया एक्टिव मैसेज क्या होता है? कि किसी भी रिएक्टेंट में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है उसको एक्टिव मैसेज का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? उसको एक्टिव मैसेज का नाम दे रहे होते हैं। बस ये बात याद रखिएगा। अब इसके मुताबिक क्या है जी, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं कहता हूँ सपोज करता हूँ मेरे पास ए और बी हैं, इनके मिलने से मेरे पास बनते हैं जी सी और साथ में बन जाता है डी। देखो रिएक्शन के इस साइड पे ये वाली जो चीज़ें होंगी इसको हम नाम दे रहे होते हैं रिएक्टेंट का। क्या नाम दे रहे होते हैं? रिएक्टेंट। इस साइड पे जो चीज़ होगी इसको हम नाम दे रहे होते हैं प्रोडक्ट का। क्या नाम दे रहे होते हैं? प्रोडक्ट का। मतलब ए और बी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मैं जिस तरह ये वाला लेता हूँ, ये एक रिएक्शन करवाता हूँ N2 + H2 गिव अस अमोनिया NH3। यहाँ पे हमारे पास 3 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ये वाली चीज़ रिएक्टेंट है, ये वाली चीज़ क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। मैं एक और रिएक्शन लेता हूँ H2 + O2 गिव अस 2H2O। सही मैं सपोज कर रहा हूँ ये वाला रिएक्टेंट है, ये वाला क्या है हमारे पास प्रोडक्ट। देखो रिएक्शन चेंज होने से रिएक्टेंट भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक जनरल ले रहा हूँ, ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। अच्छा यहाँ पे 2 तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रिवर्स रिएक्शन। तो मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन जाएगा आगे की तरफ, रिएक्शन जाएगा आगे की तरफ। जब सर को बता के हो सर 5 को रिएक्शन जाएगा कहाँ पे? आगे की तरफ। और रिवर्स रिएक्शन में रिएक्शन आएगा पीछे की तरफ। अच्छा खुद सोचो, जब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, इधर देखो, जब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा तो हमारे पास ये वाली चीज़ें मिलेंगी और ये वाली चीज़ बनेगी। मतलब उस वक्त ये वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी, जो चीज़ें मिलने वाली होंगी जितनी ज़्यादा होंगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, जो कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। सही है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इन 2 रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात सही है। मैं रेट ऑफ रिएक्शन को ना RF से रिप्रेजेंट करूँगा। F से क्या मुराद होगा? फॉरवर्ड। और R से क्या मुराद होगा? रिवर्स। रेट। R से क्या मुराद होगा? रेट, जो कैपिटल R मैंने डाला हुआ है। आपको पता है जब आप RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू के, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में कन्वर्ट कर दिया है? इक्वलिटी में। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? के F फॉरवर्ड। इसको कहते हैं कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। ये किसके लिए कांस्टेंट है हमारे पास? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इसी तरह मैं अगर पीछे की तरफ आने वाले रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो पीछे की तरफ जब आएगा तो ये वाली चीज़ें मिलेंगी। हमने कहा जितनी चीज़ें ज़्यादा मिलने वाली होंगी उतना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब पीछे की तरफ आ रहा है तो ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा। सही है। तो मेरे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में सिंपली किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा? R से, बड़ा R रेट के लिए और छोटा R रिवर्स के लिए। सही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C और D के, और R इज इक्वल टू KR C और D। अच्छा यहाँ पे गौर करो, ये वाली जो चीज़ है इसको कहते हैं कांस्टेंट। जिसने ये क्या कहा है? कांस्टेंट फॉर, और ये क्या बनेगा? कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये बात याद रखिएगा। अच्छा इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट RF और रिवर्स रिएक्शन का रेट RR, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल। देखो RF की वैल्यू है
के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, और रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू है आर आर की, ये बड़ी हुई है के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। के को एक साइड पे कर लो, ए बी सी डी को एक साइड पे कर लो, के एफ ये साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या आ जाए के आर इज इक्वल टू यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इन दोनों कांस्टेंट की जगह मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा, वो जो कांस्टेंट लगाऊंगा के एफ ओवर के आर, बट ये एमसीक्यू आ चुका है पास्ट पेपर में, के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। के एफ और के आर के दरम्यान में जो रेशो है वो किसके बराबर होती है, के सी। अब के सी मैंने इन दो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट था, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट था, इन दोनों की जगह मैंने एक कांस्टेंट लगाया क्योंकि इससे काम आसान हो जाएगा, वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। तो यहाँ पे सी और यहाँ पे डी और यहाँ पे ए और ये लास्ट वाला स्टेप था मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल की है, इनको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और याद रखिएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं इनको हम, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है मोलर कंसंट्रेशन को, किसको, मोलर कंसंट्रेशन को। और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये बातें याद रखिएगा, ये बात हमें एमसीक्यू पूछ लेता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज किए ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है मोलर कंसंट्रेशन को, और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है। इसके बाद ना एक और भी है, जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें पता क्या करना, अगर आपको सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन आता है तो जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो, ए के साथ छोटा ए लिख दो, बी के साथ छोटा बी, सी के साथ छोटा सी और डी के साथ यहाँ पे ए बी सी की पावर बनाते जाओ, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, सी डी, यानी ये कर लोगे, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब ये ए बी सी जो छोटे डाल रहे हैं इसका मतलब क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ए बी सी डी, भैया जो ए बी सी डी है ना, ये बेसिकली ए बी सी और डी, ये बेसिकली है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ये ए बी किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए, और सी डी किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, सी प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं इस रिएक्शन में बात करूं तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का है 1, यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 3, सी की वैल्यू क्या होगी 2, डी है ही नहीं है यहाँ पे। ये साथ जो नंबर लिखे होते हैं ना, इनको ज़ाहिर करने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे ए बी सी डी। सही है, बस ये बात एक याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, सिंपल सी बातें हैं। लॉ ऑफ मास के दो इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के, अमूमन एग्जामिनर क्वेश्चन होती है, इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन दिया जाए। तो अल्लाह हाफिज़।